मैं जो करना चाहता था, ये था कि मैं वापस जाऊं और देखूं कि ट्रंप ने सर्वासियस बीमारी को कैसे संभाला। क्योंकि ये आप जानते हैं 4 या 5 साल पहले की बात है। ये हमारी दूर की यादों में है। और मैं इसे एक लिटमस टेस्ट के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था कि उसके सिद्धांतों के साथ उसके पास कितना लचीलापन होगा। अगर उसके पास सिद्धांत होते, जो मुझे नहीं लगता कि वो करता है, लेकिन सौभाग्य से मुझे लगता है कि उसकी प्रवृत्तियां, मुझे नहीं लगता कि वह कभी अपने आप से पूछता है, ठीक है, मेरा मुख्य उत्तर तारा क्या है, और इसलिए मैं इन निर्णयों को, इन बहुत बहुत कठिन निर्णयों को उसी के आधार पर लेने जा रहा हूं। उत्तर तारा। मुझे नहीं लगता कि वह कभी अपने आप से यह बातचीत करता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह अपने सामने इन सभी चीजों को एक पंक्ति में लगाता है। वह कहता है, ठीक है, क्या ये समझ में आता है, और वह भी समझ में आता है, और चलो ये और ये करते हैं, और बस ऐसा ही। वह प्रवृत्तियों का उपयोग कर रहा है ट्रंप के बारे में। अच्छी बात। हाँ, मुझे सच में विश्वास है कि कई बार उसकी प्रवृत्तियां केवल उसकी इच्छाओं के लिए नहीं हैं, जो देश के भले के लिए हैं, बल्कि उसकी प्रवृत्तियां ऐसी नीतियों का परिणाम देती हैं जो कुल मिलाकर देश के लिए अच्छी होती हैं। मुझे आपको उदाहरण देता हूं। तो ये केएफएफ के अनुसार है। सर्वासियस बीमारी का पहला मामला विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जनवरी की शुरुआत में रिपोर्ट किया गया था। तब से सर्वासियस बीमारी, और ये बस मूल रूप से एक पुनर्कथन है शायद 2021 का, यह अमेरिका पर भी एक विशेष बोझ डाल रहा है। ठीक है, बढ़िया, समझ गया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की अधिकांश राज्य अब तक एक समन्वित राष्ट्रीय योजना के बजाय नीति उपायों को बढ़ाने और लागू करने के लिए हैं। ट्रंप प्रशासन ने आराम करने का निर्णय लिया है। राज्यों पर सर्वेक्षण बीमारी की मुख्य जिम्मेदारी। इस मामले में ट्रंप अच्छा कर रहे हैं, ये एक शानदार कदम है और उन्होंने किया। वह सर्वेक्षण बीमारी के मामले में परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो किया, मुझे लगता है वह शानदार है। जबकि यह संघवाद और अमेरिका की विकेंद्रीकृत प्रकृति को दर्शाता है। जन स्वास्थ्य, वे उसके बारे में मजाक बना रहे हैं कि इससे फैलाव बढ़ सकता था, ब्ला 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 ब्ला। तो ये करने के लिए हिम्मत चाहिए थी शुरुआत में। ओ, ट्रंप की प्रतिक्रिया थी कि सीमा को बंद कर दो। मैं नहीं कर सकता, मैं वास्तव में नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता मैं इससे सहमत हूं या नहीं। मैं, ये समझ में आता है, मार्च के मध्य तक मामलों में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, कई राज्यों ने घर पर रहने के आदेश और सामाजिक दूरी बनाए रखी। तो ज्यादातर मामलों में मास्क के साथ भी ऐसा लग रहा था कि ट्रंप ने राज्यों को यह सुझाव दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने कभी भी बाइडेन की तरह आकर आदेश नहीं दिए और ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने लोगों को कभी मजबूर नहीं किया, उन्होंने राज्यों को भी कभी मजबूर नहीं किया। उन्होंने वहां कुछ चीजें की होंगी, लेकिन व्यापक स्तर पर नहीं। उन्होंने उन्हें इतनी सारी चीजें करने के लिए मजबूर नहीं किया। और वह और लॉकडाउन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हम नहीं कर सकते कि इलाज समस्या से बदतर हो जाए। और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है। और फिर वह कुछ दवाओं के साथ कुछ करने गया जो नहीं लगता कि वे इतने अच्छे थे। हालांकि यह सिद्धांतों पर आधारित नहीं था, लेकिन उसकी प्रवृत्तियों ने उसे उस निर्णय तक पहुंचाया जिसे मैं कहूंगा कि यह सिद्धांतों पर आधारित होता। तो अगर रॉन पॉल उस समय राष्ट्रपति होते, तो मुझे लगता है कि उनकी नीति या इस पर उनका दृष्टिकोण समान होता। बिल्कुल नहीं स्पष्ट रूप से, लेकिन यह ट्रंप द्वारा किए गए कार्यों के समान होता। और वहां का अंतर यह है, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि रॉन पॉल उन निर्णयों को सिद्धांत के आधार पर ले रहे होते। ठीक है, अब चलिए कार्यकारी आदेशों में चलते हैं। और एक चीज जिसे मुझे बताना है, मैंने पिछले कुछ घंटों में समाचार नहीं देखे हैं, लेकिन यह ट्रंप ईमानदारी की ओर वापस जाता है। और मैंने इस पर एक ट्वीट किया था पिछले दिन। मेरे पास सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वह रॉस उल्ब्रिच के लिए माफी पर अपने वादे को निभाएगा? अगर नहीं, मैं उसके चुनावी अभियान में कहता है उसे पूरी तरह नजरअंदाज। और मैं यह नहीं कह रहा कि वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मैं यह मान लूंगा कि वह कुछ नहीं करेगा। और फिर उसे मुझे यह साबित करना होगा कि वह कुछ कर रहा है, शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से। मैं कहता हूं, एक बार मुझे बेवकूफ बनाओ तो शर्म तुम पर, 2 बार मुझे बेवकूफ बनाओ तो शर्म मुझ पर। और यहाँ एक हैशटैग है ट्रंप का, जिसे मैंने रीट्वीट किया। ये 21 अक्टूबर से है, जहां वह स्पष्ट रूप से बिटकॉइनर्स के प्रति झुकाव दिखा रहा है, कहते हुए सतोशी के श्वेत पत्र की 16वीं वर्षगांठ मुबारक हो। ये चुनाव से पहले की बात है। हैशटैग फ्री रॉस, ये ट्रंप से है। जैसा कि अभी तक मुझे पता है, उसने अभी तक ये नहीं किया है। अगर वह यह नहीं करता, खासकर अगले कुछ दिनों में, तो मेरे लिए यह एक और बड़ा बड़ा चेतावनी संकेत है। शायद यह भी एक बड़ा चेतावनी संकेत है, जैसे बेकार सिक्के।
चलो कार्यकारी आदेशों पर वापस चलते हैं, लेकिन मैं बस इसके ऊपर से गुजरने वाला हूं। मैं इनको सिर्फ शीर्षकों के आधार पर कैसे देखता हूं, है ना? जो स्वीकार करने पर एक गहन विश्लेषण नहीं कर रहा है। मैंने इनमें से बहुत से देख लिए हैं, लेकिन इस वीडियो में मेरे पास समय नहीं है। या फिर ये 3 या 4 घंटे और चलेगा, तो फिर मेरे इसका शुरुआती बिंदु दोस्तों और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। ये बस मेरा तरीका है। मैं बस अपने आप से ही पूछ रहा हूं, क्या इससे सरकार का आकार बढ़ेगा या यह संभवतः सरकार के आकार को घटाएगा? केवल इरादों के आधार पर नहीं, लेकिन इस पर आधारित कि यह व्यवहार में कैसे खेल सकता है। क्योंकि अक्सर खासकर राजनीति में ये एकदम विपरीत होते हैं। हमने ये पैट्रियट एक्ट के साथ देखा है ना? या कोई भी ऐसा कार्य जो नाम और इरादे से आपकी स्वतंत्रता को बढ़ाने वाला हो, यह हमेशा आपके स्वतंत्रता को छीनकर विपरीत प्रभाव डालता है। महान अमेरिकी महानता का सम्मान करने वाले नामों को बहाल करना। मुझे लगता है कि उसने माउंट मैकिनले का नाम बदल दिया। मुझे ये नहीं पता था कि इसका नाम बदल दिया गया। मुझे लगा कि ये अभी भी माउंट मैकिनले है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उन्होंने इसका नाम कुछ और रखा। किन आप जानते हैं, ठीक है। ये वास्तव में सरकार के आकार को बढ़ा नहीं रहा है। तो बस खैर, आमतौर पर जब आप देखते हैं कि समाजों का पतन शुरू होता है, तो ये वही प्रकार की चीजें होती हैं जो वे करते हैं। स्मारकों का नाम बदलें, चीजों का नाम बदलें और कैलेंडर को बदलना और ये सभी चीजें शुरू करें। लेकिन खैर, मैं इस पर अनिश्चित हूं। ठीक है। कार्टेल्स और अन्य संगठनों को विदेशी आतंकवादियों नामित करें। इससे मैं बहुत बहुत सतर्क हूं। बहुत सतर्क हूं, क्योंकि मेरे जीवन में जब भी मुझे याद है कि हमारे पास एक सरकारी नीति थी जिसमें आतंकवाद का शब्द शामिल था, इससे केवल संघीय सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और अधिक शक्ति मिली। लेकिन व्यावहारिक रूप से जो होता है, वे आतंकवादियों के पीछे जाने के बजाय अमेरिकी नागरिकों के पीछे ज्यादा जाते हैं। तो समझ गया। ऐसा माना जाता है कि इससे कार्टेल, बाल तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी आदि की शक्ति कम हो जाएगी, वगैरह 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 वगैरह। मैं तरह से समझता हूं, लेकिन फिर यही इरादा है। क्या ट्रंप वह व्यक्ति होंगे जो वास्तव में इन नीतियों को लागू करेंगे? नहीं, ये अन्य लोग होंगे जिनके पास वही, चलो कहते हैं, उद्देश्य नहीं हो सकते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। क्या मुझे आपको याद दिलाना कि पैट्रियट एक्ट के साथ क्या हुआ? यह सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और अधिक शक्ति दे रहा था। ठीक है, इसका कुल मिलाकर क्या परिणाम निकला? वास्तव में मुझे याद है कि मैंने अपने अच्छे दोस्त के एक पॉडकास्ट को सुना था, जेम्स, एक पेन नाम साइमन ब्लैक के तहत सोवरेन मैन में, जब उसने वास्तव में पैट्रियट एक्ट के तहत किए गए सभी गिरफ्तारियों का जिक्र किया, और जैसे 99% वे अमेरिकी नागरिक थे, जैसे 1% असली आतंकवादी थे। और जो जवाब मुझे हमेशा मिलता है वह है, ठीक है जॉर्ज, उन्हें कुछ करना होगा, उन्हें कुछ करना होगा। क्या आप बाल तस्करी का समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कुल मिलाकर अमेरिकी लोगों को लाभ पहुंचाए। इस सिद्धांत के साथ कि हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाना चाहिए। हमें अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों को बढ़ाना चाहिए। हमें अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं करना चाहिए। क्योंकि चलो एक पल के लिए मान लेते हैं, हम बाल तस्करी या ड्रग्स या जो भी हो को कम करने में सक्षम हैं। क्या ये अच्छा होगा? बिल्कुल, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन फिर अगला सवाल ये बनता है, किस कीमत पर? जैसे मुझे यकीन है कि हम बाल तस्करी को कम कर सकते हैं, अगर हम हर अमेरिकी नागरिक को जेल में बंद कर दें। लेकिन मिलाकर क्या ये अच्छा चीज़ होगी? मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुल मिलाकर नकारात्मक है। मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत, बहुत सतर्क हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ये पहले कैसे हुआ है, और एक बार काटा गया 2 बार डरता है। संघीय भर्ती प्रक्रिया में सुधार करना और योग्यता को बहाल करना, ठीक है। हाँ, मैं निश्चित रूप से इसके पीछे खड़ा हो सकता हूँ। हालाँकि मैं संघीय भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने के बजाय किसी को भी न भर्ती करने को प्राथमिकता दूँगा। हम संघीय स्तर पर भर्ती करना क्यों बंद नहीं कर देते? मुझे लगा कि हम संघीय स्तर पर फायरिंग शुरू करने वाले हैं। हम भर्ती के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मैं बस और भर्ती पर प्रतिबंध लगाने को प्राथमिकता दूँगा। तो मैं उसे इस पर एक पास देने वाला हूँ। मेरा मतलब है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं बस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद करना पसंद करूँगा। कट्टरपंथी और बर्बाद करने वाले सरकारी ढाई कार्यक्रमों का अंत, बढ़िया, सरकार को कम करना, इस पर उन्हें अंगूठा दिखाओ। मान लेते हैं कि यहाँ ज्यादा बारीकियां नहीं हैं। फिर से हम बस शीर्षकों के आधार पर जा रहे हैं। महिलाओं की रक्षा करना लिंग विचारधारा चरमपंथ से।
ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि सरकार इसे आगे नहीं बढ़ाएगी, जिसके लिए मैं पूरी तरह से समर्थन करूँगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर 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 ये सरकार इसे अवैध बना रही है, WNBA के ले अगर पुरुषों को महिलाओं के खेलने की अनुमति दी जाती है, तो मैं पक्ष में नहीं रहूँगा। मैं नहीं सोचता कि पुरुष महिलाओं से नहीं खेलें, जिन कारणों का मैंने इस वीडियो की शुरुआत में उल्लेख किया। राष्ट्रपति के सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना और कार्यान्वयन। तो ये इस पर होगा कि हम सरकार के आकार को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम इसे सरकार के आकार को कम करने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इस पर इसका समर्थन करने में अनिच्छा से मुझे डोज़ का आइडिया बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पता, ये सरकारी विभाग क्यों होना चाहिए? क्यों हमें सरकारी विभाग की ज़रूरत क्यों है? हम बस एलोन मस्क से क्यों नहीं पूछ लेते? हे दोस्त, बस एक विश्लेषण करो और मुझे अपनी राय दो और मैं इसे कर दूँगा। हमें इसके लिए सरकारी एजेंसी की ज़रूरत क्यों है? मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था, अस्थायी सरकारी कार्यक्रम या अस्थायी सरकारी एजेंसी से अधिक स्थायी कुछ नहीं होता। क्योंकि ये इस तरह से शुरू होता है, जो कुछ है, हुर्रे, आप जानते हैं, हम इसके पीछे हैं। और फिर 4 या 5 साल बाद यह उस दानव में बदल गया है जिस पर कमला हैरिस का नियंत्रण है और वह इसका उपयोग कर रही है। आप जानते हैं क्लॉस को या जो भी हो और अधिक शक्ति दें। यही है कि ये चीज़ें आमतौर पर कैसे होती हैं। तो हमें इसके प्रति जागरूक रहना होगा और इसे विदेशी आतंकवादियों से अमेरिका की सुरक्षा के लिए लागत और लाभ के हमारे विश्लेषण में शामिल करना होगा। ठीक है? एक ही बात कार्टेल्स की तरह ही। अलास्का की असाधारण संसाधन क्षमता को मुक्त करना तो रद्द कर दिया। मैं मान रहा हूं कि यह नियमों को कम कर रहा है। आप सभी चारों, इसलिए इस पर अंगूठा ऊपर है। अमेरिकी लोगों को आक्रमण से बचाना। अगर मुझे सरकार के साथ कुछ चुनना होता तो वह मिल्टन फ्रीडमैन के दृष्टिकोण जैसा होता। वह हम बस सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और अन्य युद्धों में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम मूल रूप से कानून का शासन बनाए रख रहे हैं। तो इसमें बिना जाने मैं इसे छोड़ने वाला हूं। मैं इस पर तटस्थ रहूंगा। यदि मैं विवरण पढ़ूंगा तो मैं इसे पसंद करूंगा या नहीं भी करूंगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेशी सहायता, ठीक है, अगर इसमें शामिल है। बस लगभग इसे पूरी तरह से काट देना तो मैं इसके लिए हूं। अगर इसमें सिर्फ इसे फिर से व्यवस्थित करना शामिल है ताकि यूक्रेन से फंड लेकर उसे मेरे दूसरे प्रिय प्रोजेक्ट में डाल दिया जाए, तो नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा करना, फिर से ये उन चीजों में से एक है। क्या मुझे लगता है कि हमें ड्रिल करना चाहिए? बेबी ड्रिल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमें वहां नियमों को कम करना चाहिए, लेकिन क्या हमें संघीय सरकार को यह शक्ति देनी चाहिए कि वह अंदर जाकर चीजें बदल सके? इसे हिलाओ। नहीं, मुझे नहीं पता कि हम ऐसा क्यों करेंगे। चलो बस नियमों को कम करते हैं, लाल फीताशाही को काटते हैं, नौकरशाही को खत्म करते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा करने राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा आवश्यकता क्यों है। बस एक बार जब हम इन सभी की घोषणा करना शुरू करते हैं, तो ट्रंप एक राजा बन जाते हैं, है ना? और आप सोच सकते हैं कि यह शानदार है क्योंकि आपको उसकी नीतियां पसंद हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं उसके लिए बहुत-बहुत सावधान रहें। क्योंकि जब हम राजाओं को ताज पहनाना शुरू करते हैं, तो हमें ऐसा राजा मिलेगा जिसे आप पसंद नहीं करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, फांसी की सजा बहाल करना। मुझे उस पर देखना होगा। मैं वहां फायदे और नुकसान देखता हूं। मेरा मतलब है, मैं इसे इस तरह देखता हूं कि मैं उन लोगों में से एक हूं जो यह पसंद करेंगे कि 100 आदमी आजाद रहें, बजाय इसके कि एक निर्दोष आदमी सलाखों के पीछे हो। ये मेरी उत्तर तारा है। ये मेरा सिद्धांत है। तो मैं इसे और पढ़े बिना इस पर एक पास लेने जा रहा हूं। हमारी सीमाओं की सुरक्षा करना। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है, चलो ईमानदार रहें दोस्तों। अगर आप सोचते हैं, अगर आप उन मेगा लोगों में से एक हैं जो वास्तव में ऐसा सोचते हैं, एक दीवार बनाना या आप जानते हैं सीमा पर सख्त होना या जो भी है, लोगों को आने से रोकने वाला है, आप पूर्णतः ही भोले हैं। क्यों ऐसा है? वहां इतने सारे सुरंगें हैं जो उसके नीचे जा रही हैं कि मैक्सिकन लोग सचमुच अपनी इच्छा से आ जा रहे हैं। सचमुच अपनी इच्छा से। और मैं ये जानता हूं क्योंकि मैंने नुआग्लिस में बहुत समय बिताया है और मैंने वहां के कई मैक्सिकन लोगों से बात की। और जब मैंने उनसे दीवार के बारे में बात की, तो वे सचमुच मुझ पर हंसते हैं, जैसे आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमारे पास 45,000 सुरंगें हैं। एक दीवार है, हम बस उसके ठीक नीचे चले जाते हैं। ये सबसे आसान चीज़ है कि सीमा पार करना इतना आसान है। वे कहते हैं, "ये एक मज़ाक है, ये एक मज़ाक है।" और तब ट्रंप वहाँ थे। मैं बाइडेन पर बात नहीं कर
मैंने 2017 में न्यूऑर्लियंस में बहुत समय बिताया जब ट्रंप कार्यालय में थे, है ना? क्या हम सीमा पार करने से सख्ती से रोकेंगे? नहीं, अगर वे आना चाहते हैं तो वे आएँगे। लेकिन मैं जो समर्थन करता हूँ, वह यह है कि लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आने के लिए यह कहकर प्रोत्साहित करना कि, ओह! अगर आप आ जाते हैं, तो हम आपको $10,000 का डेबिट कार्ड देंगे। और ओह! हे वेनेजुएला रिंग, रिंग, रिंग। अरे! मेरी एक मदद करो। अपने सभी अपराधियों और सभी गैंग सदस्यों को यहाँ भेज दो और मैं उन्हें न्यूयॉर्क के लिए एक मुफ्त बस की सवारी का इंतज़ाम करूँगा। मैं उन्हें एक होटल कमरा दिलवाऊँगा। मैं उन्हें इस नए डेबिट कार्ड के साथ सेट कर दूँगा। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और मैं बस उन सभी अपराधियों की तरफ आँखें मूंद लूँगा जो आ रहे हैं। नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब जतिन बस इसे पूरी तरह से खोल दें, सिर्फ़ इसलिए कि आप जानते हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ, चलो प्रोत्साहित ना करें। वैसे मैं कल्याणकारी योजनाओं को खत्म करना चाहूँगा क्योंकि यही वास्तव में लोगों की संख्या को कम करेगा, जो यहाँ आ रहे हैं कि हम यहाँ नहीं होना चाहते थे। लेकिन चलो हम जो कुछ भी है उसे बनाए रखें। मैं बहुत सारे संसाधन आवंटित नहीं करूँगा। बस बाइडेन से पहले की स्थिति पर वापस चलें। चलो इसे प्रोत्साहित ना करें, लेकिन चलो हम यथार्थवादी भी बनें। जब हम सीमित संसाधनों को वैकल्पिक उपयोगों के साथ आवंटित कर रहे होते हैं और समझते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा करते हैं जैसे एक दीवार बनाना, तो यह सच में बस एक नाटक है। ये कबूकी थिएटर है। बस चलो, खुद को बेवकूफ ना बनाएं और यह विश्वास न करें कि यह वास्तव में कोई फर्क डालता है या किसी को आने से रोकता है। अमेरिकी नागरिकता के मूल्य के अर्थ की रक्षा करना। मुझे नहीं पता ये क्या है। मुझे लगता है कि यह चक्रीय है जैसे बच्चे, आप जानते हैं, अमेरिका में एक बच्चा पैदा करना। मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा। यहाँ का सरल समाधान कल्याणकारी योजनाओं को खत्म करना है। और अगर आप कल्याणकारी योजनाओं को खत्म कर देते हैं, तो फिर कोई भी यहाँ आकर अपने बच्चे को जन्म देने की इच्छा नहीं करेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं और उन्हें नागरिकता देते हैं, ठीक है, तो अब वे अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए कर के दायरे में आ गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कुछ दे रहे हैं। ओह! ये बस उनका आपको करों के रूप में कुछ देना होगा। लेकिन अभी सभी कल्याणकारी योजनाओं और स्वास्थ्य सेवा के बुलबुले के साथ जो भी मुफ्त चीज़ें हम देते हैं, यह एक शुद्ध खींचाव है। इन बहुत से बच्चों के लिए अमेरिका में पैदा होते हैं, जिन्हें वह अमेरिकी पासपोर्ट मिलता है। पासपोर्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम फिर से संरेखित करना। मैंने ध्यान नहीं दिया। अमेरिकी ऊर्जा को मुक्त करना। मैंने पहले बात की। संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रीय अखंडता रक्षा सेना भूमिका को स्पष्ट करना। शायद ये सीमा से जुड़ी बातें हैं। मैं स्पष्ट होना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस सीमा खोल दो। मैं कह रहा हूँ उन संसाधनों के बारे में बहुत-बहुत सावधान रहें जो आप उस पर आवंटित करते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि उन संसाधनों का अधिकांश हिस्सा बर्बाद होने वाला है और वे कुछ भी बदलाव नहीं लाने वाले हैं। और दीवार बस एक उत्तम उदाहरण है। पूर्व सरकारी अधिकारियों को चुनाव में हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार ठहराना। मुझे इस पर सच में सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूँ, मैं हूँ कि उसने ये क्यों किया। उसने उन 50 लोगों से सुरक्षा मंजूरी वापस ले ली जिन्होंने पूरे हंटर बाइडेन रूस लैपटॉप धोखाधड़ी पर हस्ताक्षर किए थे। हाँ, उन लोगों को शक्ति की स्थिति में नहीं होना चाहिए या सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं उसे इस पर अंगूठा दे दूंगा। जिम्मेदारी को बहाल करना। संघीय कार्यबल के भीतर नीति प्रभावित करने वाली स्थितियां। अगर यह उसे लोगों को वापस लाकर हफ्ते में 5 दिन काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो मुझे यह पसंद है। ये नहीं कि मैं चाहता हूं कि ये लोग नौकरी पर रहें, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि उनमें से ज्यादातर छोड़ देंगे और अंतिम परिणाम अभी भी वही है। तो कोई भी नीति जो उसे कर्मचारियों को कार्यालय में वापस आने के लिए मजबूर करती है, मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका को बाहर निकालना 3 गुना अच्छा, 4 गुना अच्छा। अंगूठा ऊपर, अंगूठा ऊपर। मुझे पता है उसने हमें पेरिस समझौते से बाहर निकाल दिया। तो इस पर भी तिगुनी चौगुनी बधाई। शाबाश ट्रंप। यह उसके अच्छे अंतर्ज्ञान का एक उदाहरण है। भले ही उसके पास कोई ईमानदारी और कोई सिद्धांत न हो, या मैं कहूं चयनात्मक ईमानदारी। ठीक है, अमेरिकियों को विदेशी दुश्मनों से बचाने का कार्यान्वयन। मुझे नहीं पता कि टिकटॉक के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अगर कोई है, मुझे लगता था कि ये एंटी टिकटॉक होगा क्योंकि ये सब चीन के बारे में है। ये ट्रंप होने वाला है। लेकिन अब अचानक वो प्रो टिकटॉक हो गया है। मुझे नहीं पता। वहां पीछे के दृश्यों में कुछ अजीब हो रहा है और मुझे नहीं पता कि ये क्या है। ये अजीब है कि ये कार्यकारी आदेशों में है। लेकिन हाँ, इस पर जूरी अभी भी विचार कर रही है। हानिकारक कार्यकारी आदेशों की प्रारंभिक मंदी। ठीक है, मुझे ये पसंद है। मुझे ये पसंद है। मैं देखूं कि ये सरकार को कैसे कम कर रहा है। बोलने की स्वतंत्रता को बहाल करना, शाबाश। संघीय सेंसरशिप का अंत, शाबाश, शाबाश, शाबाश। तो अब मुझे ये पसंद नहीं है कि सरकार ट्विटर को कुछ करने के लिए मजबूर करे
या फेसबुक को कुछ करने के लिए मजबूर करे। मैं इसके खिलाफ रहूंगा, भले ही फेसबुक पर परिणाम वही हो जो मैं चाहता था। मेरे विचार यही सिद्धांत आधारित स्थिति है। मैं चाहूंगा कि फेसबुक ये अपने आप करे, लेकिन अगर ये सरकार है, जो हमने पहले स्पष्ट रूप से खुंस देखा है, वह है सरकार का आना और मजबूर करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को सेंसर करने के लिए। तो स्पष्ट रूप से मैं इसके और इसके पक्ष में हूं। मैं उसे लगभग 10 शायद 20 अंगूठे ऊपर दूंगा, क्योंकि अंत में मैं एक मुद्दे का मतदाता था और सब कुछ बोलने की स्वतंत्रता के चारों ओर घूमता है। क्योंकि अगर हम बोलने की स्वतंत्रता खो देते हैं तो हम खत्म हो गए, हम खत्म हो गए। और अगर हमारे पास बोलने की स्वतंत्रता है तो हम लगभग किसी भी गड्ढे से बाहर निकल सकते हैं। तो चलो बस ये कहते हैं कि मैंने उसे 10 अंगूठे नीचे और 10 अंगूठे ऊपर, या चलो बस ये कहते हैं कि मैंने उसे 10 अंगूठे नीचे और 2 अंगूठे ऊपर दिए। ये सिर्फ संतुलित कर देगा। वास्तव में यह उसे सकारात्मक दिशा में ले जाएगा, क्योंकि यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। संघीय सरकार हथियार बनाने समाप्त करना, मुझे पता है इसका क्या मतलब है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों में अमेरिका को पहले रखना, पेरिस समझौते से बाहर निकलना, मुझे पसंद, मुझे बहुत पसंद, मुझे बहुत पसंद। तो बस क्यों संक्षिप्त विश्लेषण का उपयोग करते हुए, बिना बारीकियों में जाए। और फिर रॉस, रॉस कहाँ है? मुझे यहाँ रॉस नहीं दिख रहा। तो ये उसे वहीं पर 5 अंगूठे नीचे देगा। लेकिन मैं ट्रंप को शायद एक C+ दूंगा, लेकिन अब मैं शायद उसे एक B दूंगा। मैं इसे देने उसे B दूंगा। हाँ, मैं उसे एक B दूंगा। ओह, मैं अन्य चीजें देखना चाहूंगा। मैं कमी देखना चाहूंगा। मुझे वो चीजें पसंद नहीं है जो वो सरकार को बढ़ाने के लिए कर रहा है। ओह, लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर यह थोड़ा सकारात्मक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके लिए मैं उसे एक B दूंगा। अब अगर हम S सिक्के डालते हैं तो मैं उसे लगभग C पर ले आ रहा हूं। लेकिन बस इन कार्यकारी आदेशों के आधार पर यही मेरा अंतिम उत्तर है। हम उसे एक B दे रहे हैं, एक कुल मिलाकर संतुलन। यह रूप से सकारात्मक है। ठीक है दोस्तों, इस बमबारी पर अपने बाकी के दोपहर का आनंद लें। जैसा कि हमेशा होता है, सुनिश्चित करें कि आपके लिए खड़े हैं। स्वतंत्रता, आजादी, मुक्त बाजार, पूंजीवाद और वस्तुनिष्ठता। हे दोस्तों, मैं आप में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह वह अद्भुत सम्मेलन है जो मैं हर साल आयोजित करता हूं। यह आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है, और यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आप बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथी, रिबेल कैपिटलिस्ट से मिलते हैं। ये ऑरलैंडो में 23 मई से 25 मई तक है। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मलोनी, लिंडन बाइडेन जैसे लोग शामिल रहे हैं, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी पाने के लिए और ये जानने के लिए कि इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप इसे rebelcapitalistlive.com पर देख सकते हैं। और बस थोड़ा जल्दी अंदर की जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी ले लेते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम कार्यक्रम के करीब पहुंचते हैं टिकटों की कीमत बढ़ती जाती है। तो इंतजार मत करो, rebelcapitalistlive.com पर जाएं, अभी अपने टिकट ले लें, और मैं आपको ऑरलैंडो में 23 मई से 25 मई तक मिलूंगा।